हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.100 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस का टू फाइंड वी नॉट। नोडल एनालिसिस दोबारा से आ गया। तो सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना होगा इसमें। तो बच्चों नोड होता क्या है? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो बाइनरी नोड कहलाता है। जहाँ पे उससे 3 वायर्स अटैच होती हैं, 3 चीज़ों की वायर्स, वो हायर नोड होता है। और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती हैं वो सरफेस नोड होता है। ठीक है जी? तो हम बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करते, वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है। ठीक है जी? वो आपने कंसीडर नहीं करना। तो हायर नोड ही कंसीडर और सरफेस नोड कंसीडर। सबसे पहले नंबर पे ये एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपने वोल्टेज V1 के नाम से। ठीक है जी? ओके हो गया। उसके बाद ये देखो मेरे पास दूसरा हायर नोड यहाँ पे बन रहा है। बाकी सारे बाइनरी नोड्स हैं क्योंकि यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच हैं, 2 रेजिस्टर्स, एक ये करंट सोर्स। और वहाँ पे भी आपके सामने एक करंट सोर्स, 2 करंट सोर्स थे, एक रेजिस्टर था। तो इसको हमें बच्चों ग्राउंड करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होता नोडल एनालिसिस में, तब तक हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है जी? अब आपने सबसे पहले नंबर पे देखें आपके सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स मौजूद है। जो मतलब डायमंड शेप में सोर्सेज होते हैं ना, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिखा है, यानी कि ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो आई एक्स की वैल्यू पे अगर ये डिपेंड कर रहा है, मुझे आई एक्स की इक्वेशन बनानी होगी। तो आई एक्स देखें इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यानी कि जैसा कि लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ जो हम लगाते होते हैं वही यहाँ पे लगेगा। तो ये देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V1 में से लीव करती है, V1 के नोड में से। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है ना, उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ये मैंने पहले बताया हुआ है, ये लिविंग करंट फार्मूला है। आगे वो जाके जिस नोड में एंटर करती है उसके वोल्टेज लिखे जाते हैं, और जितनी रेजिस्टेंस उसके रास्ते में आई होती है वो बटे में लिख दी जाती होती है। ये आपका फार्मूला होता है ओहम्स लॉ, यानी कि I इज इक्वल टू V ओवर R। इसका पूरा नाम है लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है जी? तो यानी आपके पास आई एक्स की इक्वेशन आ गई V1/10 के। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं वी नाट के लिए इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए ना मेरी आउटपुट कैसे हासिल होगी मुझे। तो देखो वी नाट का क्या फार्मूला बनता है, ओहम्स लॉ यहाँ पे भी लगेगा। वी नाट देखो बच्चों, वी नाट यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज है और इस पूरी वायर में एक करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम 2IX है। ठीक है जी? साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको पता है ओहम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि जब किसी रजिस्टर में से कोई करंट गुजरती है तब उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो 10K है लेकिन करंट 2IX है। अब मैंने करंट पहले क्यों नहीं लिखी, उसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि करंट पहले ना लिखने की ये रीज़न है, देखो बच्चों ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिस टर्मिनल में एंटर करेगी ना उस साइन के साथ लिखी जाएगी। तो ये अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव डायरेक्शन टर्मिनल में एंटर कर रही है V0 के, डेट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। तो ये आ जाएगा 2IX, ये आगे इसकी करंट जो इसमें से गुजर रही है। ठीक है जी? तो लिहाजा आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास बनता क्या है 20K। 20K आई एक्स की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे V1/10K। तो यहाँ पे आपको साफ जाहिर हो गया 10K की वजह से ये 2 पीछे रह जाएगा, यानी कि आपको पता है 10 है ना, तो 10 1s are 10 2s are 20, और यहाँ पे किलो किलो से काट चुका होगा। तो ये आपके पास V0 बराबर है 2V1 के, यानी कि आपको V1 की वैल्यू चाहिए। असल यही आपका सारा केस है। तो चले आएँ अपने नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई करते हैं और अपना काम आसान करते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 1। बच्चों KCL क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। यानी कि इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही होंगी हमने उस हर वायर की करंट लिखनी होगी। और इस KCL का कहना है कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो लिहाजा हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। अब देखो मैं इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये और एक ये, इन तीनों की करंट्स लिखूंगा। सबसे पहले नंबर पे ये वाली वायर आती है जिसके अंदर एक करंट सोर्स मेंशन है। जिस वायर के अंदर करंट सोर्स मेंशन नहीं ना होता वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगा के उसके क्या करते हैं, उसकी हम इक्वेशन लिख लेते होते हैं ओहम्स लॉ की मदद से। तो यहाँ पे तो करंट सोर्स मेंशन है इस वायर में, तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन देखो, ये जो इसकी डायरेक्शन है ये दिखाई दे रही है यहाँ से कि ये इस नोड के अंदर करंट एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसकी जानिब आ रही है, इसके अंदर एंटर कर रही है। तो ये एक एंटरिंग करंट है। एंटरिंग करंट मैंने बताया था राइट हैंड साइड पर लिखनी है। उसके बाद इस वायर की बात करूँ तो मुझे इस वायर की करंट का कोई नहीं पता, ये एक अननोन करंट है IX। ठीक है जी? तो मैं इसकी यहाँ पे IX मेंशन नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाऊंगा। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवा दूंगा।
इसकी इक्वेशन लिखने के लिए। तो जब आप किसी नोड में से किसी करंट को लीव करवाते हो, जिस नोड के ऊपर केसीएल लगा रहे होते हो ना, वहीं पे ये लिविंग करंट फार्मूला लगाते हैं। लिविंग करंट बन गई है, तो इसमें से जब मैंने करंट को लीव करवाना ना, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना है। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई इस रजिस्टर में से गुजरी और जाके इस नोड में एंटर कर गई, ग्राउंड नोड में, तो आगे आ गया 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में 10K। ठीक है जी। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब तक करंट नोड टू नोड मूवमेंट नहीं करती हम नहीं रुकते। ठीक है जी। अब इस वायर की अगर मैं बात करूं, तो इस वायर में भी एक करंट सोर्स लगा हुआ है, और ये भी एक लिविंग करंट है, तो वो आ जाएगी इसी साइड पे 2Ix, क्योंकि लिविंग करंट आपने इस साइड पे लिखनी है और एंटरिंग करंट उस साइड पे। अब आप देखें, मैं इसका ना एलसीएम जो कि 10K आ रहा है उससे मल्टीप्लाई दूं तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, तो मैं इसको 10K से ज़रब दे देता हूँ पूरी इक्वेशन को, ताकि इसका बटा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जब 10K ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कट गया, ऊपर V1 सिंपल आ गया। यहाँ पे इसके साथ जब 10K ज़रब हुआ तो ये बन गया 20K। ठीक है जी। यानी 10 2 से ज़रब खाएगा तो 20 होगा, किलो साथ में ऐसे ही आ जाएगा, Ix की जगह उसकी इक्वेशन पुट हो जाएगी जो कि है V1/10K, और इज इक्वल टू में इसके साथ जब 10K ज़रब होगा, किलो मिली से कैंसिल, 10 3 बार 30 हो जाएगा, और यहाँ पे किलो किलो से गया, 0 0 से गया, ये 2V1 बन रहा है। देखें कितना बन रहा है, 3V1 इज इक्वल टू 30, और V1 यहीं पे रह गया, 30 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, और आपके पास ये टोटल 10 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है जी, 10 वोल्ट आ गया। तो बस अब आपका एक लास्ट स्टेप रह गया, वो यही है कि V1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करो और V0 को हासिल कर लो। V0 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 था, 2 इंटू V1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 10 है। आपको साफ उसकी इक्वेशन नज़र आ रही है, तो 20 वोल्ट जी आपका आंसर है, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमारी सेंचुरी पूरी होती है चैप्टर 3 की।